लेट नवंबर 1999। लाहौर पुलिस अपने रोज़मर्रा की ड्यूटी में मसरूफ़ होती है और अपना मेल बॉक्स चेक करते हैं तो उन्हें एक लेटर मिलता है, एक खौफनाक कन्फेशन। मेरी गिनती 100 पर ख़त्म होती है। यहाँ मेरा मिशन पूरा हुआ। मेरा मैसेज पूरी दुनिया तक पहुँचेगा। मैं सैकड़ों माओं को रुलाऊंगा। मैं उनके बच्चों को अगली दुनिया में बगैर कफन के गटर के जरिए भेजूंगा। उस लेटर में एक विक्टिम का नाम, पता और किस जरिए से उसका कत्ल किया गया था, सब कुछ डिटेल में लिखा हुआ था। कितना टाइम एसिड को लगा उसकी बॉडी डिसॉल्व करने में, और आखिर में एक मकान का पता दिया हुआ था, 16B रावी रोड। डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस तारिक कैम्बो अपने साथ कुछ ऑफिसर्स लेकर उस पता पर पहुंचते हैं। दरवाजा खटखटाने पर एक शख्स बाहर आता है, 38 साला जावेद इकबाल। पुलिस उससे उस खत के मुतल्लिक कुछ सवाल करती है और मजीद डिटेल्स मांगती है। जावेद का बर्ताव बिल्कुल बदल जाता है और अपनी सर पर बंदूक रख के पुलिस को धमकाता है कि अगर वो यहाँ से ना गई तो वो खुद को गोली मार देगा। पुलिस बिना उसको रोके, बिना उसे कोई मजीद सवाल पूछे और बिना घर की कोई तलाशी लिए वहाँ से चली जाती है। उन्हें ये लगता है कि ये कोई मजाक कर रहा है, ये आदमी क्या किसी का कत्ल करेगा, और वो भी 100 बच्चों का। They had no idea that they just walked away from the worst serial killer in Pakistan's history. November 22nd, 1999। डेली जंग न्यूज़पेपर ऑफिस के बाहर एक पैकेज आता है जो जमील चिश्ती के हवाले कर दिया जाता है, जो उस दौरान के चीफ क्राइम रिपोर्टर थे। वो पैकेज खोलने पर चिश्ती साहब को बच्चों की तस्वीर मिलती हैं और एक खत जिस पर लिखा था, आज मेरे 100 बच्चों को कत्ल करने का हदफ पूरा होता है। आपको साथ उन तमाम बच्चों की तस्वीर मिलेंगी। कौन है वो और कहां से? मैं चाहता हूं कि आप अपने अखबार के जरिए दुनिया को बताओ कि मैंने क्या किया। मैं अपनी 32 सफ़ों की डायरी आपको दे रहा हूं। वो मेरे 100 कत्लों का मुकम्मल कन्फेशन है। आप मेरे मकान पर जाओ तो सब सबूत मिल जाएगा। जब आपको मालूम होगा कि मैंने क्या काम किया है तो पूरी दुनिया हिल के रह जाएगी। चिश्ती साहब के सामने 2 पॉसिबिलिटीज आती हैं। या तो जावेद को कोई फंसाने की कोशिश कर रहा है और या तो उसने वाकई ये जुर्म किया है। वो बगैर वक्त जाया किए उस मकान पर पहुंचते हैं, लेकिन दरवाजे पर ताला लगा होता है। चिश्ती साहब दीवार फलांग के दाखिल होते हैं तो सामने उन्हें 85 जूतों के पेड़ मिलते हैं और एक बोरी जिसमें बच्चों के कपड़े होते हैं। एक और कमरे में एसिड के ड्रम पड़े होते हैं और उनमें से बदबूदार स्मेल आ रही होती है। दीवार पर उन्हें कार्ड्स चिपके हुए मिलते हैं जिस पर अलग अलग डिटेल्स लिखी हुई थी। कुछ बॉडीज को मैंने जान के पूरी तरह डिसॉल्व नहीं किया ताकि अथॉरिटीज उनकी तस्दीक कर सकें, और मैं अब दरियाए रावी पर खुदकुशी करने जा रहा हूँ। अखबार ये खबर पब्लिक तक पहुँचाती है और साथ ही 57 बच्चों के नाम और पता, जिसके बाद उस मकान के बाहर वालिदैन का रश लग जाता है। And they broke down in uncontrollable sobs when they recognized the clothes and shoes of their children. Javed Iqbal was on the run, and the biggest manhunt Pakistan has ever seen was launched. December 29th, 1999। जावेद इकबाल डेली जंग अखबार के दफ्तर पर दस्तक देता है और अंदर दाखिल होते ही अपना सरेंडर पेश करता है। मैं हूँ जावेद इकबाल, 100 बच्चों का कातिल। मुझे इस दुनिया से नफरत है और मुझे अपने किए पर कोई गिला नहीं। मैं मरने के लिए तैयार हूँ। जावेद इकबाल अगले कुछ घंटों तक जर्नलिस्ट से बात करता है और उन्हें एक एक वाकये की डिटेल्स देता है। एक मिनट, आपने 200 बच्चे क्यों नहीं कत्ल किए? 100 क्यों? इंतकाम कर रहे थे ना, इंतकाम कर रहे थे। मेरे पास आज भी इतने पैसे थे कि मैं ये सिलसिला जारी रख सकता। अगर कल को आप जो जितने मारे हैं उनमें से 3-4 बच्चे घरों को वापस आ गए, फिर आपका सारा ये कोई नहीं आएगा। किस तरह आप कहते हैं कोई नहीं आएगा? किस तरह? दफ्तर में बैठे लोग अथॉरिटीज को इन्फॉर्म करते हैं और कुछ ही मिनटों में ढेरों फौजी और पुलिस अफसर उस बिल्डिंग को चारों तरफ से घेर लेते हैं। इंटेरोगेशन करने पर जावेद ने बेचारगी का इजहार तो किया, लेकिन सिर्फ अपने लिए। उसका कहना था कि वो पुलिस सिस्टम की लापरवाही और नाइंसाफी का शिकार था। As the pieces of the puzzle were coming together, more and more was coming out of Javed and his disturbing past. जावेद एक वेल्दी फैमिली की छठी औलाद थी, 4 बहनें और 5 भाई। उसके वालिदैन के मुताबिक वो बहुत ज़हीन और चालाक था,
लेकिन अपने बहन भाइयों के साथ मुसलसल कंपैरिजन के कारण उसमें सीवियर एग्रेशन पैदा होने लगा। वक्त के साथ वो अपनी फैमिली के लिए परेशानी खड़ी करने लगा और अक्सर रात में सबको जगाकर एक लाइन में खड़े होने का कहता था। जावेद के भाई के मुताबिक वो अपने मन की चीज लेकर रखता था और अगर उसका बाप मना करे तो खुद पर तशद्दुद शुरू कर देता। इस्लामिया कॉलेज से पास आउट होने के बाद जावेद के बाप ने उसे एक लोहे का बिजनेस सेटअप करके दिया और वहाँ वो मोस्टली बच्चों को हायर करता था क्योंकि उन्हें तनख्वाह कम देनी पड़ती थी। लेकिन इस हायरिंग के पीछे एक और वजह थी। जावेद वॉज अ होमोसेक्सुअल विद पेडोफिलिक टेंडेंसीज। वो बच्चों से सेक्सुअली अट्रैक्ट होता था। उसके बावजूद जावेद की 2 बार शादी हुई, लेकिन दोनों शादियां सिर्फ 1 साल तक रही। उसने एक आर्केड वीडियो गेम शॉप खोली और जैसे एक लॉलीपॉप पर मक्खियां जमा होती हैं, गली के बच्चे वहां सारा दिन जमा होकर गेम खेलते थे। जावेद ने इस मौके का फायदा उठाया और वो जमीन पे 100 का नोट रखता था, इस उम्मीद में कि कोई बच्चा ये नोट जरूर उठाएगा। फिर वो शक में आकर बच्चों को लाइन में खड़ा करता और एक एक करके उन्हें प्राइवेट रूम ले जाकर तलाशी देने को कहता और साथ ही उन बच्चों के साथ भयानक हरकतें करता था। बच्चों के वालिदैन ने उन्हें गेमिंग जोन जाने से मना कर दिया था, जिसके बाद जावेद ने एक जिम और एक्वेरियम खोला एग्जैक्टली इसी मकसद के लिए। बाय 1997 जावेद को शदीद फाइनेंशियल क्राइसिस का सामना करना पड़ा क्योंकि जिन मकसद से वो बच्चों को अट्रैक्ट करता था उस पे पैसे बहुत लगते थे। इस नुकसान के बायस उसे अपनी प्रॉपर्टी बेचनी पड़ती है और वो लाहौर शहर का रुख करता है। जावेद को इस शहर में परफेक्ट हंटिंग स्पॉट मिलता है, दाता दरबार, जो साउथ एशिया का सबसे बड़ा सूफी श्राइन है। उधर बेशुमार बच्चे खाने की तलाश में आते थे और जावेद उन्हें रिहाइश और खाने के बहाने अपने घर ले आता। मजीद कुछ बच्चे उसे बस के अड्डों से मिलते थे जो अपने घर से भागे हुए थे। जावेद इकबाल की लाइफ में सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट तब आता है जब वो दाता दरबार से 18 साल के बच्चे को घर लाता है। जावेद ने उसके साथ खूब ज्यादती की, लेकिन रात को जब जावेद बिस्तर पर सो रहा था उस बच्चे ने जावेद के सर पर राइफल का हैंडल मारा। पूरे मोहल्ले में चीखने चिल्लाने की आवाज आई। पुलिस के पहुंचने पर जावेद जमीन पर गिरा हुआ था और उसके सर से मुसलसल खून बह रहा था। इंक्वायरी करने के बाद जावेद पर रेप का चार्ज लगता है और पुलिस उसे सजा के तौर पे 100 कोरे मारती है। इस मारपीट की वजह से जावेद 22 दिन कोमे में रहता है। जावेद की फैमिली उसके मेडिकल बिल्स देने से इनकार कर देती है, लेकिन उसकी माँ होती है जो उसके लिए खूब आंसू बहाती है। क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट अख्तर अली का कहना है कि वो वाकया जावेद के अंदर का राक्षस बाहर लाता है। जावेद ने कभी नहीं सोचा था कि वायलेंस और एग्रेशन उसके खिलाफ भी हो सकता है। जावेद कंटिन्यू टू रन आउट ऑफ मनी एंड दैट फोर्स्ड हिम टू मूव टू अ रेंटल हाउस 16B Ravi Road. And now Javed was set for revenge. मुझे इतना मारा गया कि मेरा सर कुचल दिया और नाम मुझसे चला गया। मैंने ये सब उसके बदले में किया है। मैं 100 माओं को रुलाऊंगा, बिल्कुल जैसे मेरी माँ मेरे लिए रोई थी। This gives us enough psychological explanation behind Javed's evil actions. 100 कोरों का बदला 100 बच्चों से। मई 1999 से जावेद अपने बदले का सिलसिला शुरू करता है और सिर्फ 147 दिन में पूरे शहर से 100 बच्चे गायब होते हैं। सबसे पहले वो बच्चों की तस्वीर लेता था, फिर वो उन्हें बाहर अच्छा सा खाना खिलाता, घर वापसी लाने के बाद उनके साथ घिनौनी हरकतें करता और आखिर में उनके गले पर चेन बांधकर मार देता। फिर उन बॉडीज को एसिड के ड्रम में डाल देता था। दिस कंटिन्यू टू हैपन टू 100 इनोसेंट चिल्ड्रन। पुलिस को यह मुकम्मल कन्फेशन पेश करने के बाद उन विक्टिम्स की बॉडीज को आइडेंटिफाई किया गया और पूरे लाहौर में सिर्फ माओं की रोने की आवाज थी। सड़कें खाली रहने लगीं और माँ बाप ने अपने बच्चों को स्कूल जाने से भी रोक दिया। 100 में से सिर्फ 57 बच्चों की तस्दीक हो सकी थी क्योंकि ज्यादातर बॉडीज एसिड में पूरी तरह डिसॉल्व हो गई थीं। February 18th, 2000 जावेद इकबाल was formally indicted और साथ ही उसके 3 साथी साजिद जिसको 686 साल की कैद सुनाई गई और बाकी नदीम को 186 साल और साबिर जो सिर्फ 13 साल का था अपनी जिंदगी के अगले 42 साल जेल में देख रहा था। जावेद का खुद को सरेंडर करना, जंग के दफ्तर तशरीफ लाना
और पुलिस को सबूत के साथ मुकम्मल कन्फेशन देने के बावजूद वो कोर्ट में अपनी इनोसेंस क्लेम करता है। उसके क्लेम के मुताबिक उसने सिर्फ इसलिए कन्फेस किया था ताकि सड़कों पे रहने वाले बच्चों को अटेंशन मिल सके और उन्हें एक अच्छा माहौल दिया जाए। उसके बाद जावेद अपनी स्टेटमेंट दोबारा चेंज करता है और कहता है कि 20 लोगों ने उसके घर आकर उन बच्चों का कत्ल किया और वो किसी को ना बचा सका, जिसके गिले में आकर उसने ये कन्फेशन दिया। However, on 9th of March 2000, जावेद changed his story yet again। वो कोर्ट में बताता है कि एक्चुअली कोई भी बच्चा कत्ल नहीं हुआ और ये सब एक पब्लिसिटी स्टंट था। कोर्ट में मौजूद जज ये तीनों स्टेटमेंट्स को रिजेक्ट कर देता है। जज अल्लाह बख्श रांझा के सर पर पूरे मुल्क का बोझ था। लोग सारा दिन कोर्ट के बाहर हड़ताल करते और इंसाफ की आवाज बुलंद करते थे। जावेद को वो सजा सुनाई जाती है जो पाकिस्तान की तारीख में आज तक नहीं हुआ। जावेद इकबाल को मीनारे पाकिस्तान ले जाकर उसी चेन से फांसी दी जाएगी जिससे उसने बच्चों का कत्ल किया। उसकी बॉडी के 100 टुकड़े किए जाएंगे और बारी बारी उन्हें एसिड में डुबोया जाएगा। ये सजा का ऐलान सुनकर ना सिर्फ पूरा मुल्क बल्कि फॉरेन एनजीओज भी अलर्ट हो जाती हैं। उस दौरान के इंटीरियर मिनिस्टर ने इस सजा की मजम्मत करते हुए कहा कि ये सजा ह्यूमन राइट्स की वायलेशन है और कुछ फॉरेन एनजीओज भी जावेद की सपोर्ट को आ पहुंची। जावेद इकबाल के डिफेंस लॉयर को मौत की धमकियां आने लगी और उन्हें इस्तीफा देना पड़ा और जावेद को जो सजा सुनाई थी वो अब कंफर्म हो चुकी थी। As we are coming towards the conclusion of this story, we ended up having more questions than answers. 9th of October 2001. In Block 7 of the maximum security prison in Kot Lakhpat, Javed Iqbal was found dead, along with his accomplice Sajid. इनिशियल रिपोर्ट से जाहिर हुआ कि जावेद और साजिद ने अपनी कमीज का फंदा बनाकर खुदकुशी की है, लेकिन मजीद इन्वेस्टिगेशन के बाद पता चलता है कि रात 10 से 2 बजे तक सीसीटीवी कैमरास बंद थे और उस दौरान गार्ड भी सो रहा था। दोनों मुजरिम का एक ही तरह और एक ही टाइम पर मर जाना हम व्यूअर्स को सिर्फ शक में डालता है कि क्या उन्होंने वाकई अपनी जान ली और या उन्हें मरवाया गया था। इस वाक़े को बीते 20 साल से ज्यादा हो चुके हैं, लेकिन उन बच्चों के वालिदैन का सदमा अभी भी ताज़ा है। इस केस के पीछे वजह और उसके इम्पैक्ट को अंडर एस्टिमेट नहीं किया जा सकता। The horror, brutality and violence is still lingering in the public unconsciousness, while also raising many questions for the departments of the country who had pledged to keep us safe. One can only think of those boys and their families and hope that such atrocities never ever happen again.